Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfection Eyes YouTube channel. Today we are going to see 14th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. और ये टॉपिक्स मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने इन टॉपिक्स को पिक करा है. इसमें कुछ स्कीम्स है, कुछ बिहार न्यूज़ है, कुछ नेशनल न्यूज़ है, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है और कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है. मतलब आज काफ़ी सारी न्यूज़ होने वाली है, तो एक एक करके हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं. पहली न्यूज़ है स्कीम से रिलेटेड. स्कीम का नाम है हिम उन्नति स्कीम. ये याद कैसे रहेगा आपको? हिम से याद रहेगा हिमाचल, मतलब ये हिमाचल में लॉन्च हुई है. और ये क्या प्रमोट करती है? ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है और इसके लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं. ठीक है, बस इतना याद रखना है. क्या याद रखना है? कि हिमाचल की स्कीम है. सेकंड चीज़, ये नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करती है. थर्ड चीज़, इसके लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हिमाचल गवर्नमेंट ने. ठीक है, याद रहेगा. हिमाचल प्रदेश में 150 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है, मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करती है. इतना याद रखेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. उससे रिलेटेड कुछ कटआउट है न्यूज़पेपर का, वो आप इसे देख सकते हैं चाहे तो. सेकंड है बिहार न्यूज़. इसे बिहार न्यूज़ कर लीजिएगा. फर्स्ट टॉपिक है बिहार न्यूज़ में बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर. तो बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना है. उस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्धा नाम है. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि परम 8000 इंडिया का सुपर कंप्यूटर था, तो आप उससे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा. परम बुद्धा अलग है, बुद्धा बिहार की धरती है. तो परम बुद्धा किसका नाम है? बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का. और इसे बनाया किसने? इसे सीडेक पटना ने बनाया. ये जो सीडेक है, ये सीडेक कहीं ना कहीं हमेशा जो भी सुपर कंप्यूटर बनता है उससे रिलेटेड रहता है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. उसको बनाने में सीडेक का हमेशा अहम रोल रहता है. तो इसे सीडेक पटना ने बनाया है और इसे इक्विप करा गया एआई से. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आज के टाइम पे एआई से उसे इक्विप करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे तो एआई ही चलता है. ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए काम आएगा? ये बेसिकली रिसर्च वर्क के लिए काम आएगा. किस चीज़ के लिए? रिसर्च वर्क के लिए. रिसर्च वर्क के लिए क्यों काम आएगा? क्योंकि रिसर्च में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करना होता है. तो इसके लिए ये सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है, ये नॉर्मल ब्रेन या नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता. इसलिए हमें सुपर कंप्यूटर लगवाने की जरूरत थी. ठीक है, तो आपको याद रहेगा बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा नाम है. ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है परम 8000. और इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है एरावत. ये याद रखेंगे. इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत. ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जो टॉप 500 की लिस्ट निकलते हैं सुपर कंप्यूटर की, 74th या 75th रैंक पे था. एक बार आप उसे देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा. तो एरावत इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है. अब आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि ये जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मापने की यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या है. वो यूनिट को कमेंट सेक्शन में बताएंगे. प्लस आप ये बताएंगे कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है. इंडिया का मैंने आपको बता दिया एरावत, और पहला बता दिया परम 8000, और बिहार का बता दिया पहला परम बुद्धा. ठीक है, अब इसे कहाँ पे लगाया जाएगा उसके बारे में आगे बात होगी, तो हम देखेंगे. बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कितने का बना है? इसकी कॉस्ट आई है 4,50,00,000, मतलब 4.5 करोड़ में ये पूरा बना है. और इसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है. ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर्स में सीपीयू लगा रहता है, पर इसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ये बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली कर पाएगा, मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर पाएगा बिना किसी मिस्टेक के. ठीक है, ये इसकी पिक्चर है, ये आप इसे देख लेंगे. इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट्स भी देख सकते हैं. आप शॉर्ट्स देख लेंगे तो आपको सुपर कंप्यूटर कैसा होता है उसका अंदाज़ा लग जाएगा. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. बिहार से रिलेटेड है ये भी, मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट स्कीम. अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट. ग्राम मतलब रूरल, मतलब ये रूरल एरिया से है. ट्रांसपोर्ट स्कीम मतलब कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है. तो इस स्कीम में क्या कहा गया है? इस स्कीम में कहा गया है कि जो भी SC ST और EBC से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और SC ST EBC कम्युनिटी के हैं, उनको 50% सब्सिडी मिलेगी किस चीज़ में? ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने में. किसमें? ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने में. इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि उनको एक तरीके का रोजगार मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. जो भी रूरल फैमिली रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो SC ST EBC के हैं, उनको 50% सब्सिडी मिलेगी किसमें? ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने में. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है. न्यूज़ ये है कि इसको एक्सटेंशन मिल गया है 2026 तक. ये लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च हुई थी 2018 में. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पहले तो आप बिहार के निवासी होने चाहिए, मतलब बिहार के डोमिसाइल होनी चाहिए. सेकंड चीज़ की एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी उम्र जो है 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए. थर्ड इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने कभी पास्ट में कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं खरीदा. ठीक है, मतलब आपके पास कमर्शियल व्हीकल थी, मतलब आपके पास पैसे भी थे, तो आपके पास नहीं होनी चाहिए कमर्शियल व्हीकल. आपके नाम पर कोई भी पहले नहीं होनी चाहिए. चौथी, ये पूरे एक पंचायत में टोटल 5 लोगों को सिलेक्ट करेगी. उसमें से जो 3 लोग हैं वो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे और जो 2 लोग हैं वो EBC से बिलोंग करेंगे. ठीक है,
इतना है पूरा स्कीम में, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार इसकी एलिजिबिलिटी फिर से मैं बता देता हूँ कि 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस आपके पास पहले कोई पास्ट में कमर्शियल व्हीकल नहीं होना चाहिए, प्लस एक पंचायत में टोटल 5 लोगों को सेलेक्ट होगा, उसमें से 3 लोग SC ST से बिलोंग करेंगे और 2 लोग EBC से बिलोंग करेंगे, ठीक है। चौथी ये चीज़ है कि वो बिहार का डोमिसाइल होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बाहर का दूसरे स्टेट का तो आके बंदा बिहार की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता। थर्ड देखेंगे, थर्ड है एंटी डायबिटिक ड्रग। इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने एक दिन पुराने लेक्चर में बात कर चुका हूँ। तो एंटी डायबिटिक ड्रग मतलब BGR-34 बनाने वाली, BGR-34 नाम की एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, जो ये ड्रग जिस जड़ी बूटी से बनती है, वो जड़ी बूटी कहाँ पाई गई है? बहमयोनी हिल में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बिहार के गया में बहमयोनी हिल है, वहाँ पे BGR-34 बनाने वाली जड़ी बूटी मिली है। उस जड़ी बूटी का नाम क्या है? उस जड़ी बूटी का नाम है गुलमर्ग, ठीक है। ये उसका लोकल नेम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कुछ और है, वो हम आप देख सकते हैं उसको जाके इंटरनेट पे सर्च करके। पर गुलमर्ग मिला है, कहाँ मिला है? बहमयोनी हिल में, गया में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये BGR-34 बनाने में काम आती है। BGR-34 ऑलरेडी इसका फायदा CSIR उठा चुकी है। इससे यह देखा गया कि ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग अच्छी साबित हुई है, मतलब इसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता मिली है, ठीक है। और इसमें देखा गया है कि इसे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, प्लस इस प्लांट में फ्लेवोनॉइड्स और सेपोनिन होते हैं, मतलब गुलमर्ग में फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं और सेपोनिन पाए जाते हैं, जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस है। फ्लेवोनॉइड है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, और सेपोनिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और BGR-34 में एक और चीज़ देखी गई है कि ये ओबेसिटी को भी कम करने में काफ़ी कारगर है और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर है, ठीक है। अब ये है, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे? बहमयोनी हिल में, गया में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल में। नेशनल का पहला टॉपिक है सेबी एंड JPC। न्यूज़ कुछ और है, न्यूज़ देख लीजिए। न्यूज़ है क्लाउड ओवर सेबी चीफ, BJP रिजेक्ट्स JPC प्रोब। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेबी क्या है और JPC क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सेबी के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि इसे 1988 में बनाया गया था। ये उस टाइम एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, फिर एक स्कैम हुआ, उसके बाद 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, मतलब इसके पास और पावर दे दी गई। अब ये क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब ये खुद के कुछ कानून भी बना सकती है, ज़्यादा बड़े कानून नहीं, पर छोटे मोटे जो कानून है ये बना सकती है। और सेबी के बारे में कि इसकी जो अभी चेयरपर्सन है वो कौन है? इसकी जो चेयरपर्सन है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये भी न्यूज़ में भी रह रही है, माधवी बुच, ठीक है। याद रहेगा, माधवी बुच सेबी की चेयरपर्सन है। RBI का गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांता दास, और शक्तिकांता दास अभी सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? माधवी बुच। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके नाम में ही लिखा गया है कि जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी मतलब आपके जितने भी शेयर से रिलेटेड, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो उसकी सबसे बड़ी बॉडी है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, वो कौन है? वो है सेबी। तो सेबी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये याद रखना। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। बहुत सारे लोग दिल्ली लगा के आएंगे, पर दिल्ली में नहीं है, ये मुंबई में, ध्यान रखना। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, तो सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट JPC के बारे में देख लेते हैं कि JPC एक एडहॉक कमेटी है। एडहॉक कमेटी मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही गठित करी जाती है, जब इसका काम खत्म हो जाता है तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो JPC एक एडहॉक कमेटी है, और JPC का नाम है, JPC का फुल फॉर्म है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स होते हैं, दोनों के मेंबर्स को मिला के ये कमेटी बनाई जाती है। प्लस इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, ज़्यादातर में आप देखेंगे या 30 मेंबर्स हैं जितनी भी कमेटीज है, पर JPC में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो हमेशा लोकसभा से होगा, और जिसको कौन अपॉइंट करेगा? जिसको स्पीकर अपॉइंट करेंगे, ठीक है, वो होगा JPC का चेयरपर्सन। अब JPC का काम क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसको बिठाई जाती है, जैसे पहले 2G स्कैम के ऊपर भी बिठाई जा चुकी है, ठीक है। तो JPC क्या करेगा? JPC प्रोब करता है, मतलब उसको देखेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है किसी केस में। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसको बुलाया जाता है और उससे पूछताछ होती है। अगर JPC सेटिस्फाइड होगा कि हाँ चलो ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तो ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो CBI को करेगा कि आप चुपचाप इनके खिलाफ केस लिखो, ठीक है। तो मतलब JPC काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है। तो अभी JPC की प्रोब मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? कांग्रेस के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो माधवी बुच के खिलाफ एक तरीके से बोल रहे हैं कि इनका JPC प्रोब होना चाहिए, ठीक है। और BJP मना करे कि नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये हैज़ द अथॉरिटी टू गैदर
एविडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, पब्लिक बॉडीज, एसोसिएशन, इंडिविजुअल्स, मतलब ये एविडेंस जुटा सकती है, मतलब ये काफ़ी पावरफुल बॉडी होती है और ये डायरेक्ट कर देगी सीबीआई को कि आप इनके खिलाफ केस लिखो और सीबीआई को केस लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर जेपीसी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो। याद हो गया जेपीसी के बारे में, याद हो गया कि इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ 30 मेंबर्स हो सकते हैं, तो आंसर होगा कि नहीं, कितने ही मेंबर्स हो सकते हैं, और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो हमेशा लोकसभा से होगा और उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको ऑब्वियसली स्पीकर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है तेलंगाना सीएम से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अभी यूएसए गए तो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करवा लिया वहाँ पे जाके, और फिर अभी ये साउथ कोरिया में गए, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट, वहाँ से इन्वेस्टमेंट मतलब लेने के लिए कि आप तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करो। कुछ न्यूज़ में आएगा कि अभी कौन सा सीएम थे जो यहाँ पे गए, यूएसए में गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया, तो वो है तेलंगाना के सीएम, ठीक है। उनका नाम आपको पता होना चाहिए, रेवंत रेड्डी। आगे देख लेते हैं। ऐसा बिहार के बारे में पता नहीं आपको कभी सुनने को मिलेगा भी नहीं। थर्ड है केरला बैंक। केरला बैंक ने लोन्स को राइट ऑफ कर दिया, जो कि वायनाड स्लाइड्स में जो भी पीड़ित है उनके जो लोन्स है उनको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब समझ लेते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताया था। राइट ऑफ के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। राइट ऑफ के बारे में फॉर एग्जाम्पल जब कभी लोन एनपी हो जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। एनपी कब होता है? एनपी तब होता है जब 3 महीने तक हम लोन की किस्त को वापस नहीं करते तो एनपी हो जाता है। 12 महीने तक जब वो एनपी रहता है तो उसे सबस्टैंडर्ड एसेट घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसे डाउटफुल एसेट घोषित कर दिया जाता है, और जब 12 महीने तक डाउटफुल एसेट घोषित रहता है तो उसके बाद उसे लॉस्ट एसेट घोषित कर दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, लॉस्ट एसेट घोषित करने के बाद जो जनरली जो बैंक होती है, जो लोन्स होता है उसको राइट ऑफ कर देती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि राइट ऑफ करना मतलब अब अपने लोन को भूल गई वो बैंक, नहीं। राइट ऑफ करना मतलब बस ये होता है कि वो अपने खाते में से हटा देती है कि नहीं ऐसा कुछ लोन तो था ही नहीं, पर उसका हक खत्म नहीं होता, वो बाद में जाके उस लोन को रिकवर भी कर सकती है, पर टेम्परेली उसे अपने खाते से हटा देती है। उससे उनको यह फ़ायदा होता है कि सीआरआर और एसएलआर जैसे जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको मेंटेन करने में बैंक को मदद मिलती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा कि केरला बैंक ने राइट ऑफ कर दिया लोन को, किसको? जो डिजास्टर सर्वाइवर्स हैं उनको, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चांदीपुरा वायरस। अब ये देखो जीका वायरस फैल रहा है, नीपा वायरस कहाँ फैल रहा है? केरला में, और चांदीपुरा वायरस फैल रहा है जनरली सेंट्रल इंडिया में। अभी गुजरात में इसके कुछ केस पाए गए हैं। तो इसके वेक्टर्स कौन है? इसका वेक्टर है एडिस एगिप्टी, ठीक है। एडिस एगिप्टी मॉस्किटो है, ये इसका वेक्टर है। एडिस एगिप्टी जो है किसी और प्रॉब्लम का भी वेक्टर है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब चांदीपुरा वायरस करता क्या है? ये क्या करता है? ब्रेन में स्वेलिंग करवा देता है, प्लस ये बहुत तेजी से फैलता है, मतलब कुछ दिनों के अंदर ही वो इंसान जो है वो पूरी तरीके से उसकी हालत खराब हो जाती है और ब्रेन में स्वेलिंग करा देगा। स्टार्टिंग में तो इसकी फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा है, फिर धीरे करके ये बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है, और ये एंडेमिक टू सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये फैलता जा रहा है चांदीपुरा वायरस। इसके बारे में याद रखेंगे। इसका वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाइज, सम मॉस्किटो स्पीसीज लाइक एडिस एजिप्टी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इससे से रिलेटेड कुछ कटआउट है, आप इसको देख लीजिए। सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस केस इन इंदौर में पाया गया, एमपी में। जनरली अभी ये एमपी में पाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ये कटआउट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एमपी सैनिटरी पैड्स। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एमपी इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि सैनिटरी पैड्स के लिए गर्ल्स को और वुमेन्स को पैसे देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी गर्ल्स है उनको पैसे देगा, किस चीज़ के लिए? सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए। कई सारे स्टेट में क्या पैड्स आप उसे गवर्नमेंट करती है फ्री में। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में प्रोवाइड करती है, राजस्थान में प्रोवाइड करती है, और दिल्ली में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं। बट एमपी ने क्या किया कि एमपी ने उसके बदले भी वो पैसे देता है। कितने देता है? 300 रुपये दे रहा है। 1 साल तक वो 300 रुपये देता रहता है, और अभी तक 19 लाख बच्चों को मिल सकता है, मतलब बच्चियों को मिल चुका है। किस बच्चियों को? जो कि 7 से 12th क्लास स्टैंडर्ड तक की जो बच्चियाँ हैं उनको मिल चुका है। कितने? 19 लाख बच्चियों को मिल चुका है, ठीक है। सैनिटरी पैड का क्या काम है आपको पता है? ये वुमेन यूज करती है पीरियड्स के दौरान, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल फिलहाल में ही सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसे डालने स्टार्ट किया अकाउंट्स में? तो आप ध्यान रखेंगे वो एमपी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि बिहार से रिलेटेड, बिहार में ऐसी कोई स्कीम है कि नहीं सैनिटरी पैड से रिलेटेड, ठीक है। शंभू बॉर्डर, क्वेश्चन आएगा शंभू बॉर्डर कौन से स्टेट के बीच में? ये आपको बस ध्यान रखना है कि हरियाणा एंड पंजाब के बीच में, ठीक है। शंभू बॉर्डर न्यूज़ में क्यों रहता है? क्योंकि यहीं पे अभी किसान आंदोलन चल रहा है। हरियाणा की सरकार पंजाब से आए किसान को अंदर घुसने नहीं देती, बस इसलिए, ठीक है। तो शंभू बॉर्डर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है विनय मोहन कटरा, ठीक है। विनय मोहन कटरा, तो इनका अभी न्यू अपॉइंटमेंट है। न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इन्हें यूएसए का एम्बेसडर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? इन्हें यूएसए का एम्बेसडर बना दिया गया है, और ये एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे,
मतलब फॉरेन ऑफिस में सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट जो ऑफिसर रैंक की होती है वो होती है फॉरेन सेक्रेटरी की। तो विनय मोहन क्वेट्रा क्या थे, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, अभी इन्हें यूएसए का एम्बेसडर बना के भेज दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अभी के कौन है फॉरेन सेक्रेटरी, ये आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार इससे कटआउट देख लीजिए, विनय मोहन क्वेट्रा अज्यूम चार्जेस इंडियन एम्बेसडर टू यूएस, ठीक है, आप देख लेंगे। एडिक ग्रेसती कौन है, वो है यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये रहे हमारे अभी के फॉरेन सेक्रेटरी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है विक्रम मिश्री, ठीक है। इनका नाम आप कैसे याद रखेंगे, इनका नाम आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी है और उनको फॉरेन रिलेशन संबंध संभालने होते हैं, तो फॉरेन रिलेशन संभालने के लिए कोई मिश्री मतलब मीठी बात करने वाला होना चाहिए, मतलब विक्रम मिश्री होने चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही थे टीवी सोमनाथन के बारे में आपको बताया था कि टीवी सोमनाथन अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, मतलब अभी टीवी पे आ चुके हैं। अभी कौन बन चुके हैं, ये अब कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके हैं, ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है। ये अराउंड 30 अगस्त के आसपास अपना पदभार संभालने वाले हैं और इनका जो पदभार होगा वो 2 साल के लिए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे, वो थे राजीव गौबा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, याद रहेगा टीवी सोमनाथन और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, याद हो गया। मिश्री से याद रहेगा ना कि मीठी मीठी बात करने वाला होना चाहिए। आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, मतलब शक्तिकांत सबसे पावरफुल, ठीक है। और सेबी की चीफ कौन है, माधवी पुरीबुच, उनसे बच के रहना चाहिए क्योंकि वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पार्टीशन हॉरर डे, कहाँ मनाया जाएगा, ये भोपाल में मनाया जाएगा, भोपाल के करियर्स कॉलेज में मनाया जाएगा। दो दिन के लिए होगा, ये 13 और 14 अगस्त को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन आएगा कि पार्टीशन हॉरर डे कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया भोपाल में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल कम्युनिकेशन ब्यूरो भोपाल विल ऑर्गेनाइज अ 2-day फोटो एग्जीबिशन, जहाँ पे जो पार्टीशन के टाइम पे जो हॉरर हुआ था, मतलब उन सारी चीजों को, उन सारी पिक्चर्स को देख के उनको याद करा जाएगा, वहाँ पे क्या क्या चीजें क्रिएट हुई थी उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संदीप पाउंड्रिक, इनके बारे में न्यूज़ ये है कि ये बिहार कैडर के आईएएस अफसर है और अब ये सेक्रेटरी बन चुके हैं, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में, ठीक है। इनका नाम आपको कैसे याद रखना है, इनका नाम आपको ऐसे याद रखना है, संदीप पाउंड्रिक है ना, पाउंड्रिक मतलब पाउंड मतलब कुछ वजन से रिलेटेड है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बन गए, याद रहेगा। पाउंड्रिक है ना, पाउंड्रिक, तो पाउंड्रिक से आप याद रखेंगे, पाउंड मतलब कुछ वजन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में ये सेक्रेटरी बन गए, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, केक लेने जाते हो ना कि इतने पाउंड का चाहिए, तो याद रहेगा ना, कुछ वजन से, वेट से रिलेटेड है, तो पाउंड्रिक याद रहेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये तो आपको पता ही होगा कि ये रोज हर साल कुछ ना कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिपोर्ट निकाल देता है, झूठी सच्ची, और कहता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, ठीक है। और हमारे इंडिया के लोग इन सब रिपोर्ट्स पे विश्वास भी कर लेते हैं क्योंकि वो अपने देश पे कम विश्वास करते हैं और बाहर की रिपोर्ट्स पे ज़्यादा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, शॉर्ट सेलिंग हो सकता है आपके न्यूज़ में आ जाए कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या है कि ना, जब जैसे हमारे शेयर ऊपर जाते हैं, मतलब शेयर की वैल्यू जब बढ़ती है तो कुछ लोगों की कमाई होती है, तो कुछ लोगों की कमाई जब शेयर गिरते हैं तब होती है, तो उसे कहते हैं, उस तरीके को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, इतना आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट सेलिंग एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें जब आपके शेयर की वैल्यू जब नीचे जाएगी तब आपकी कमाई होगी, तब उससे अर्न करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग याद रहेगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से रिलेटेड है शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि हिंडनबर्ग का काम क्या है, वो शॉर्ट सेलिंग ही करता है और दूसरी कंट्रीज को बर्बाद करता है, उस पर रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है। तो अभी इसकी फिर से 2023 में भी आई थी एक फैब में, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था हम लोग को, अराउंड 3 लाख करोड़ का, इतने के आसपास हम लोग को लॉस हो गया था। पर इस बार इसने फिर से रिपोर्ट निकालने की कोशिश की, पर इस बार रिपोर्ट निकालने से मार्केट पे कुछ असर ही नहीं पड़ा, ऊपर से मार्केट और ऊपर जाने लग गई, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज़ में ऑकस में क्या है, ऑकस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसको कब बनाया गया था, इसे बनाया गया था 2021 में, क्वाड के बाद बनाया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑकस में कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके और यूएस, इसके नाम से पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये नाम से आप याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का ग्रुप है एक ऑकस, ठीक है। और ऑकस किसके लिए बनाया गया था, ये चाइना के अगेंस्ट में बनाया गया था, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि सबमरीन, अभी सबमरीन बना रहे हैं मिलकर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहे हैं। इसे ऑकस ग्रुप बनाने के बाद ही फ्रांस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि फ्रांस की बात चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ कि ऑस्ट्रेलिया एक उनसे न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेगा, किससे, फ्रांस से। बट लास्ट टाइम में ऑस्ट्रेलिया ने वो सारे डील कैंसिल करके ऑकस टाइप का ग्रुप बना लिया और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन की डील की बात कर दी, ठीक है। तो ऑकस ग्रुप के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। अभी न्यूज़ में ये है कि यूके और यूएस ने कहा है कि जो भी न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के बाद और उसे यूज़ करने के बाद, उसे ऑस्ट्रेलिया खुद हैंडल करेगा, हम लोग उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम बस बना के आपको दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रहेगा। ये कटआउट आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है यूएसए एंड वेस्ट एशिया। यूएसए एंड वेस्ट एशिया न्यूज़ में इसलिए मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ईरान और इजराइल की लोकेशन भी बता चुका हूँ। एक दिन मैं आपको वेस्ट एशिया भी पूरा करवा दूंगा, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी करवा दूंगा, और जीसीसी में कौन सी कंट्रीज है ये भी बता दूंगा, ओपेक में कौन सी कंट्रीज है ये भी बता दूंगा। ठीक है, यूएस वेस्ट एशिया के बारे में बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेस्ट एशिया में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो कभी भी हमला कर सकता है, और यूएसए को भी शक लग रहा है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। तो इसलिए यूएसए ने वहाँ पे अपनी वॉरशिप्स भेज दिए, इसलिए यूएसए एंड वेस्ट एशिया अभी न्यूज़ में। ये आप कटआउट देख सकते हैं। अमिड फियर्स ऑफ ईरानियन स्ट्राइक यूएस ऑर्डर सबमरीन टू वेस्ट एशिया। ठीक है, अपनी सबमरीन, अपनी वॉरशिप ये सब भेज दिए उन्होंने। नेक्स्ट है टर्की। टर्की में क्या हुआ है? टर्की में एक कैलेंडर मिला है जिसने 13,000 साल पहले कोई डिजास्टर को डॉक्यूमेंट कर रखा है। ठीक है, तो एक एंशिएंट कैलेंडर मिला है कहाँ पे? टर्की में। तो क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली कहाँ पे एंशिएंट कैलेंडर मिला है जिसने 13,000 साल पहले किसी डिजास्टर को डॉक्यूमेंट किया है? वो मिला है टर्की में। ठीक है, टर्की आएगा तो हो सकता है ज़्यादातर बच्चे नहीं लगा पाएंगे, उनको लगा कि नहीं टर्की में तो नहीं होगा, कोई ऐसी पुरानी कंट्री होगी, पुरानी कंट्री जैसे कि ईरान होगी या इंडिया होगी, मतलब इस टाइप की जो कंट्री होगी। टर्की में ऑब्वियसली पुरानी है, पर फिर भी टर्की पे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, पर आपको ध्यान रखना है टर्की में मिला है। ठीक है, टर्की को अब क्या बोलते हैं हम लोग? तुर्की बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड है न्यूजीलैंड जीन एडिटिंग। ये आप कटआउट देख लीजिए, कटआउट एक बार आप पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है? न्यूजीलैंड से रिलेटेड क्या न्यूज़ है? न्यूजीलैंड से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि वहाँ पे जीन एडिटिंग को अब अलाउ कर दिया कमर्शियल पर्पस के लिए। पहले यहाँ पे 20 साल से बैन लगा हुआ था, इंडिया में बैन नहीं था, पर न्यूजीलैंड में बैन था कि नहीं, जीन एडिटिंग बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, इससे कुछ इरिवर्सिबल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, बट न्यूजीलैंड ने अब इसको थोड़ा आसान कर दिया, अब वहाँ पे कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए जीन एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जीन एडिटिंग क्या होता है? जीन एडिटिंग आपको पता होना चाहिए। जीन एडिटिंग क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, अगर उसकी पावर को आपको बढ़ाना है या कुछ प्रॉब्लम्स को हटानी है, तो हम उसमें जीन एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब उनके जो जीन्स हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, इसमें बैसिलस थ्रिनजेनेसिस करके जो बैक्टीरिया था, उसका जो हमने जीन है वो जाके इसमें एडिट करके लगाया है इस कॉटन के प्लांट के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? जीन एडिटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये आप सर्च करके एक बार देख लेंगे, जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और जीन एडिटिंग और जीन इंजीनियरिंग में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या, ये भी आप देखेंगे। तो भी आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने जीन एडिटिंग को अलाउ किया है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? उसका आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की इंडिजिनियस कम्युनिटी होती है, जो वहाँ के रहने वाले, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, मतलब जो वहीं के लोग हैं एकदम पर्टिकुलर। ठीक है, बाहर के लोग नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? उनको माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी। ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, माओरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएसए's रोल इन बांग्लादेश। इसको बीई को ए कर लीजिएगा। यूएसए से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या रोल था बांग्लादेश में, तो उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली डिनाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी रोल नहीं था, और ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो ऑर्गेनिक हुआ, मतलब वहाँ के लोगों ने खुद कर लिया। ठीक है, अब यूएसए का रोल हम लोग क्यों, मतलब वो संदिग्ध क्यों लग रहा है? क्योंकि यूएसए काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहा था बांग्लादेश से, और यूएसए का इतिहास रहा है कि वो ये सब काम करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इनकी डेमोक्रेसी वाली बात पर बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इनकी डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती, इनके हिसाब से जो काम करेगा वो होगी डेमोक्रेटिक कंट्री, और जो नहीं करेगा वो होगी अनडेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। कुर्स्क रीजन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कुर्स्क रीजन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है रशिया से। ठीक है, इतना आपको बस याद रखना है कि कुर्स्क रीजन किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है रशिया से। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे या सुन रहे थे कि रशिया के जो वो है आर्मी है वो यूक्रेन में घुस जाती थी, पर यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे यूक्रेन के 1000 पर्सनल घुस गए कुर्स्क रीजन में, रशिया में, और रशियन जो है वो अपना जगह छोड़ के वहाँ से भाग रहे हैं। अभी रशियन आर्मी और यूक्रेन आर्मी के बीच में वहाँ पे युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो कुर्स्क रीजन की अभी लोकेशन मैं आपको दिखा दूंगा, पर आपको ध्यान रखना है कुर्स्क रीजन किससे रिलेटेड है? रशिया से। खान यूनिस किससे रिलेटेड है? वो है गाजा से। और रफा किससे रिलेटेड है? रफा भी गाजा से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा ओडिशा पोर्ट हो सकता है आपसे पूछ ले, ओडिशा पोर्ट किससे रिलेटेड है? ये चीज़ आप नीचे न्यूज़ में लिखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, यूक्रेन या रशिया में से एक है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ में यही मैंने आपको कुर्स्क रीजन की एक लोकेशन दे दी है कि यहाँ से यूक्रेनियन फोर्स है वो रशिया के अंदर घुसते जा रहे हैं। 1000 पर्सनल घुस चुके हैं, अभी और भी घुसते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें और मैंने लोकेशन दी है कुर्स्क रीजन की, ये आप देख लीजिए। पूरा रशिया यहाँ पे, ये जो रीजन है ये कुर्स्क रीजन है, यहाँ पे यूक्रेन है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ऑस्ट्रेलियन क्रोकोडाइल। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई है। कई जगह तो यहाँ पे
वहाँ पे ऐसी बुरी हालत हो गई है कि वहाँ पे क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे अब क्रोकोडाइल पॉपुलेशन को कम करने की बात करी जा रही है। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उनको एक तरीके से मारने की या खत्म करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ चल रही थी, तो उसी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये भी 1 साल पहले की न्यूज़ है। क्योंकि अभी वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे ये बात करी गई थी कि एबोरिजिनल्स को एक तरीके का स्पेशल हक देना चाहिए, मतलब एक तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए उनका, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रिजर्वेशन दे रखा है, हर एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रखा है, पर ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और जो एबोरिजिनल्स से कितने थे, अराउंड 3.7%, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि 97% जो लोग हैं वो दूसरे लोग हैं, ठीक है, और एबोरिजिनल से 3.7%, और रेफरेंडम हो रहा है तो सबके सब लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही लोग जीतेंगे जो मेजोरिटी में नंबर में ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसा था वैसे वही लोग जीते, और इनको कोई भी स्पेशल हक, मतलब इनको जो स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, क्योंकि इनके साथ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। कैसे बुरा हुआ है, क्योंकि यही लोग इंडिजीनियस लोग थे, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, मतलब ये लोग 45,000-55,000 साल पहले से वहीं पर रह रहे थे, ये लोग आदिवासी वहीं के लोग थे। बाहर की यूरोपियन आए 18वीं सेंचुरी में, और इन्होंने आके इनको मारा, काटा, इनके बच्चों को चुरा लिया, उनको यूरोप ले गए, मतलब इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इनको बहुत ज़्यादा मारा गया, और इनकी पॉपुलेशन कम करके अब ये सिर्फ 3.7% रह गए, ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो आप उनको याद दिलवा देना। और अब ये हक भी नहीं दे रहे हैं अपने ओरिजिनल्स को, मतलब वहाँ के इंडिजिनियस पीपल को, मतलब ये यूरोपियन आके यूके से अमेरिका में भी घुसे, वहाँ पे रेड इंडियंस को भी मारा, और ऑस्ट्रेलिया में भी घुस के वहाँ पे भी सबको खत्म कर दिया उन्होंने, और वहाँ पे एक तरीके से कब्जा करके बैठ गए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया के एब ओरिजिनल्स कौन है, वो है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस पीपल कौन है, वो है एब ओरिजिनल्स। तो क्वेश्चन आएगा कि एब ओरिजिनल्स कौन सी कंट्री के इंडिजीनियस पीपल को कहा जाता है, तो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। न्यूजीलैंड के बारे में मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड के जो एब ओरिजिनल्स पीपल है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है माओरी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, माओरी, MAORI, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है 10 मिलियन सैपलिंग्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, इससे क्वेश्चन ये आएगा कि अभी रिसेंटली कौन से कंट्री ने सैपलिंग्स लगाने की बात करी है अपने देश में, ठीक है। 10 मिलियंस मतलब 1 करोड़ सैपलिंग लगाने की बात करी गई है। तो क्वेश्चन में होगा, हो सकता है इंडिया में हो, तो ज़्यादा लोग लगे कि इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं तो इंडिया ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इंडिया ही ऐसे बड़े बड़े काम करता है। फिर सेकंड होगा ऑप्शन में कि चाइना, तो चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि उसने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, तो हो सकता है चाइना हो। थर्ड आपको ब्राज़ील भी सोच जा सकता है कि वहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट घटता जा रहा है, तो हो सकता है अमेजोन फॉरेस्ट को फिर से डेंस करने के लिए ब्राज़ील हो, ठीक है। और उसका आंसर है नेपाल, ठीक है। नेपाल ज़्यादातर लोग सोचेंगे नहीं, नेपाल सोचेंगे छोटी सी कंट्री है, 1 करोड़ सैपलिंग लगा देंगे तो हो सकता है जगह ही ना बचे, पर आपको ध्यान रखना नेपाल है इसका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, स्पोर्ट्स में क्या है, मनु बकीर एंड पीआर श्रीजेश। तो ये फ्लैग बेयरर है किस चीज़ में, क्लोजिंग सेरेमनी में, किसके क्लोजिंग सेरेमनी में, पेरिस ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बेयरर्स थे, मनु बकीर और पीआर श्रीजेश, ठीक है। मनु बकीर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, मनु बकीर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, किसमें, एयर पिस्टल में, और पीआर श्रीजेश ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें जीता था, हॉकी में। और ये इंडियन हॉकी के गोलकीपर रह चुके हैं, अब ये रिटायर हुए हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया। इनसे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, एक बार देख लीजिए। पीआर श्रीजेश, ये है मनु बकीर, इन्होंने 2 मेडल जीते और इन्होंने 1 मेडल जीता है ब्रॉन्ज में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और ये फ्लैग बियरर्स रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी में पेरिस के, जब स्टार्ट हुई थी ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर था वो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पीआर श्रीजेश के बारे में। पीआर श्रीजेश के बारे में अभी मैंने आपको दिखाया, ये वही सेम चीज़ है, सेम ही पर्सन है। पीआर श्रीजेश को रिटायर होने के बाद अब इनको क्या, इंडियन मैन हॉकी टीम का, जूनियर मैन हॉकी टीम का कोच बना दिया, ठीक है। तो जूनियर मैन हॉकी टीम का इन्हें कोच बना दिया है, किसे, पीआर श्रीजेश को। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप याद रखेंगे कि अभी रिसेंटली किसको कोच बनाया गया, हॉकी टीम का, जूनियर मैंस हॉकी टीम का कोच किसे बनाया गया, तो पीआर श्रीजेश को बनाया गया। और ये इंडिया के गोलकीपर है और ये ब्रॉन्ज मेडल भी लेके पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिग क्रिकेट लीग। अब ये क्या है, ये एक T20 लाइक इवेंट है जो कि लखनऊ में होने वाला है, कहाँ पे, सितंबर में, ठीक है। ये याद रखेंगे कि T20 लाइक का इवेंट है जो कि सितंबर में होने वाला है और लखनऊ में होने वाला है, ठीक है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। उसमें 6 टीम्स है, 6 टीम्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। अवध लोयंस, राजस्थान किंग्स, ठीक है, ये देख लीजिए, अवध लोयंस, राजस्थान किंग्स, नॉर्दर्न चैलेंजर्स, बंगाल राइनोस, मुंबई मरीन्स और सदर्न स्पार्टन्स, ठीक है। बिहार किस में, बिहार है अवध लॉयंस में, याद रहेगा। अवध वाला एरिया जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, अवध लॉयंस में है बिहार, ठीक है। तो अवध लॉयन है, राजस्थान किंग है, नॉर्दर्न चैलेंजर्स है, बंगाल राइनोज है, मुंबई मरीन्स है और सदर्न स्पार्टन्स है। और ये जो
ब्रिक क्रिकेट लीग है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रुद्र प्रताप सिंह, और इसके वाइस प्रेसिडेंट है कोर्टनी वॉल्स। ठीक है, ये पुराने क्रिकेटर्स रह चुके हैं। और लीग कमिश्नर कौन है? दिलीप वेंगेशकर, वेंग सरकार, सॉरी दिलीप वेंग सरकार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिग क्रिकेट लीग है, ये लखनऊ में होने वाला है, सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसमें 6 टीमें हैं। इंडिया कौन से में? अवध वाले में है। अवध वाला जो एरिया है तो आपको याद ही रहेगा, अवध लॉरेंस में कौन है? बिहार। इसमें और कौन कौन सी टीम है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें टोटल 6 टीमें हैं। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होंगे जो इस टॉपिक से ही निकलने वाले, या आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।